नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल कोर्ट ने मुझे आर्म्स एक्ट के तहत बुलाया था, ये राकेश सचान का कहना है। कोर्ट की अनुमति के बाद ही बाहर निकला। कुछ लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। साथ ही कहा कि मैं कल दोबारा से कोर्ट के सामने पेश होऊंगा। कोर्ट की अनुमति से बाहर आया, राकेश सचान का ये कहना है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की अनुमति मिली, उसके बाद ही मैं बाहर आया। कुछ लोग मुझ पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान, जहां उनका ये बयान है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से दोषी करार होते ही राकेश सचान गायब हो गए। आरोप है कि मंत्री को कोर्ट सजा सुनाने ही वाला था, लेकिन वे भाग निकले। और इस वक्त हमारे साथ खुद राकेश सचान जुड़ चुके हैं। आरोपों पर कैबिनेट मंत्री का क्या कुछ कहना है, सीधा उन्हीं से जानेंगे। राकेश सचान जी, कई आरोप आप पर लग रहे हैं, अपनी बात आपने रखी। आपने कहा कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? आप फिर से बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही। जी जी राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आप पूरी अनुमति के बाद ही कोर्ट से बाहर निकले थे, तो आखिर आपके खिलाफ ये भ्रामक खबरें कौन फैला रहा है? क्यों आप पर ऐसे आरोप लग रहे हैं? देखिए, भ्रामक खबरें ये है कि कल मैं जब अदालत से निकला हूं तो वकील की अनुमति से और वहां पर एप्लीकेशन लगा करके जी जिरह की एप्लीकेशन लगा करके और हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा के, चूँकि वो कह रहे थे समय लगेगा, इसमें 3 बजेगा, तो मैंने कहा कि अगली जिरह की तारीख ले लीजिए, मैं उस दिन उपस्थित रहूँगा। 11 महीने बाद मैं अदालत में गया था जी। मेरे को नई जानकारी है, जिरह की बात की गई थी और जिरह के लिए ही उन्होंने कहा था कि एक बार आप आ जाइए, उसके बाद सारे मामलों के आगे जिरह के बाद आगे कार्रवाई केसों की होगी। तो मैं न वहाँ से भागा था। और भ्रामक प्रचार के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम जिम्मेदार नेताओं के द्वारा गिट्टी चोरी का मामला और कहीं इस पे भागे, मंत्री भागे, सज़ा को सुन के भागे, तो ना मैं कहीं भागा था। मैं तो अपने भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र गया था, वहाँ जनता दरबार में रहा और उसके बाद कई कार्यक्रमों में रहा। और आज भी हमने, इसीलिए हम अपने घर पे हैं, न मैं कहीं भागे थे, न मैं कहीं भागने वाला हूँ। और जो तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, इन्हीं के लेकर के मैं अपनी वकील के माध्यम से कल अदालत में जा कर के अपना पक्ष अदालत के सामने रखूँगा। जो भी अदालत का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, आप उसे पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। राकेश जी, एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत पुराना ये मामला है, क्या ये मामला था, किस तरह से इसकी प्रोसीडिंग चली है और क्या आपको उम्मीद है कोर्ट से इस मामले में? देखिए, 1991 में ये मामला दायर हुआ था और उस समय भी ये जो राइफल थी वो हमारे नाना के नाम लाइसेंस वाली राइफल थी, वो भी हमारे साथ गाड़ी में थे। लेकिन पुलिस ने बाज़बरदस्ती ये मुकदमा तत्कालीन नौबस्ता एसओ ने दर्ज करा दिया था, दफ़ा 325 का, लाइसेंस ना दिखा पाना, शस्त्र लाइसेंस को ना दिखा पाना, दूसरे का लाइसेंस पकड़ने पर ये मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया था। और ये मुकदमा पूरी तरह से उस समय भी राजनीतिक था, क्योंकि बीपी सिंह जी का प्रोग्राम लगा था, वो प्रधानमंत्री थे। मैं उनके कार्यक्रम की तैयारी करके मैं वहाँ से लौट रहा था। हमें पता चला कि मेरे साथी थे एक नृपेंद्र सचान, उनकी गोली लगने से हत्या हो गई है बर्रा में। जब मेरे को सूचना मिली तो मैं वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गया और वहाँ पहुँचने पर वहाँ तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहले से मौजूद थे। उन्होंने बिना बात किए हुए और हम लोगों को पकड़ना चालू कर दिया। लोग वहाँ देखने लगे और वो मेरी अनर्गल पिटाई करने लगे और उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर बंद कर दिया, मुकदमा लगा दिया। जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री जी दूसरे दिन घाटमपुर पहुँचे तो वहाँ जब जनता ने मांग की तो उसी दिन
मीटिंग के बाद वो हमसे मिलने आए जी। तो मेरे को जेल से लाके अस्पताल में, उर्सला अस्पताल में मेरे को मिलाया गया। प्रधानमंत्री जी मिले, जब उन्होंने देखा कि ये गलत कार्रवाई की है, इनके साथ मारपीट गलत की है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते एक जांच बैठा दी थी। उस जांच पे उस समय तत्कालीन जो अरुण गुप्ता जी थे एसपी सिटी, उनके ऊपर वो जांच भी बैठी। बाद में हमारे काफ़ी नेताओं ने कहा कि अरे क्यों किसी का नुकसान करोगे, तब मैंने वो जांच वापस ली थी, नहीं शायद उनकी नौकरी पर नुकसान होता। वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी होकर के रिटायर हुए जी। उस समय की ये घटना थी जी। राकेश जी, इसमें अवैध इस असलियत घटना रखने के को आरोप क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दें। और अवैध असलहे का मतलब था कि मेरी गाड़ी में लाइसेंसी राइफल मेरे नाना जी की थी और वो भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो वो उन्होंने दिखा दिया कि ये लाइसेंसधारी यहाँ पे नहीं थे, ये लाइसेंस इनके पास था और लाइसेंस होल्डर नहीं थे। ठीक है, ये मुकदमा लगा दिया था। वो कोई लाइसेंस अवैध नहीं था, वैध लाइसेंस था, लाइसेंसी राइफल थी। ठीक है, और ठीक वो है। आज भी है। राकेश जी, ये नाना बताएं के न कि रहने के बाद वो कितने लाइसेंस मेरे केसेस नाम हैं है, वो जिन राइफल पर भी कोर्ट मेरे में नाम। सुनवाई हो रही है आपके खिलाफ? इस समय इसको छोड़ के 2 और केसेज है। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, और आपकी इनको सफाई भी तो आ गई। वापसी के लिए आपने कहा डीएम के यहाँ जो से सबसे रिपोर्ट ज्यादा चर्चा में हाँ? है वो ये है कि आपके ऊपर आरोप लगे कि पेपर लेकर भागने के। आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को, हमें थोड़ी जानकारी आपकी तरफ से मिले कि वो घटनाक्रम क्या हो रहा था, आखिर क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि पेपर लेकर भागे कोर्ट से? भाई पेपर लेके हम क्यों भागेंगे? अदालत का पेपर लेकर के हम क्यों जाएंगे, क्यों भागेंगे? जब हम अदालत में गए हैं तो अदालत का पेपर और ऑर्डर लेके हम क्यों भागेंगे? हमने तो वकील से बात की कि टाइम अगर लग रहा हो तो आप इसमें हमको अनुमति दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें एक एप्लीकेशन लगा दे रहे हैं हाजिरी की, और आप जाइए, हम आगे तारीख ले लेंगे, जिस दिन खाली समय होगा उस दिन आप आ जाइएगा, जिरह हो जाएगी और निपट जाएगा मामला, कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है। और राकेश जी, ये भी कहा गया कि कोर्ट का फैसला आने से पहले मैं भागा था, न मैं फरार भागा हो गए, हूँ, ऐसी भी बातें निकल कर आई। आप कल कहां पर अदालत हैं जा इस करके वक्त? अपना कल आप पक्ष कोर्ट रखूंगा। जाएंगे? इस वक्त मैं अपने आवास में हूँ किदवई नगर में, वहीं आपके जो ये संवाददाता हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा। और मैं कल से यहीं पर हूँ। अदालत के बाद भी मैं लगातार पब्लिक के बीच में रहा हूँ। मीडिया के लोग वहाँ पुखराया में भी, हमारे भोगनीपुर क्षेत्र में जहाँ से मैं विधायक चुना गया हूँ, वहाँ कम से कम 500 लोगों से मिला। वहाँ तहसील के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी आला सब मौजूद थे। इसके बाद 5 बजे से 4 बजे से लेके एक PIA संगठन है उद्यमियों की, उनके साथ में यहाँ पनकी इंडस्ट्रियल इस्टेट में मेरी मीटिंग हुई। वहाँ अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि घर घर तिरंगा फहराए, उसको लेकर के ठीक है, पूरे आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल पार्टी स्टेट से में संबंधित हम लोगों और ने जो आपकी बाकी लोगों के कार्य साथ होते बैठक हैं, करके आप अनुरोध उसमें किया पूरी कि तरह से जुड़ रहे हैं, आप अपना योगदान दे रहे हैं। आप जनता दरबार लगाते थे, क्या आज भी आपने अपना जनता दरबार लगाया था? आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं? आज भी जनता दरबार यहाँ पर, अभी आपके मीडिया के लोग हैं यहाँ, सवेरे से अब तक कम से कम 500-700 लोग आ चुके। मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, लगातार यहाँ घर पे हूँ, ना मैं कहीं भागा था, ना मैं कहीं भागा हूँ, ना कहीं भागूंगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मिर्जापुर में कार्यक्रम था लेकिन आप वहां नहीं पहुंचे, बीच रास्ते से ही वापस आ गए। हाँ, ये सही है कि मिर्जापुर में कार्यक्रम था, हमें जाना था, लेकिन मैं वहाँ चला जाता तो आप यही कहने लगती भाग गए कानपुर से। इसलिए हमें मिर्जापुर का कार्यक्रम और बनारस में 3 प्रोग्राम थे, बनारस का कार्यक्रम मैं निरस्त करके यहीं पर आवास में हूँ। अच्छा, ताकि ये न लगे लोगों को कि हम कहीं भाग गए। और अदर पार्टी जो विरोधी पार्टियों ने, जिन्होंने अनर्गल प्रचार किया, गिट्टी चोरी और आदि अलग तरीके का जो प्रचार उन्होंने किया, ट्वीट किया, वो ये न कह पाए कि राकेश सचान कहीं भागे हुए हैं।
इसलिए मैं यही आवास में हूँ। ठीक है, लेकिन राकेश जी, आपके खिलाफ ऐसा प्रचार कौन कर रहा है? आप तो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं। देखिए, मैं तो बड़ी विडंबना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक जिम्मेदार नेता, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और वो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले कल जो ट्वीट किया कि गिट्टी चोरी के मामले में, फिर उन्होंने रीट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उनको कम से कम इससे बचना चाहिए और सही तथ्य सामने निकालते, तब वो कोई अपनी प्रतिक्रिया देते तो अच्छा था। चूँकि वो उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने जिस तरह का ट्वीट करके, जिस तरह आज उन्होंने कहा कि कल गिट्टी चोरी में, आज बोले अवैध असलाह में वो मंत्री फरार, तो मंत्री फरार कहाँ है? मंत्री तो पब्लिक के सामने है, मंत्री घर में है। और कल इसीलिए हम न्यायालय में जा कर के अपना पक्ष वकील के माध्यम से रखेंगे, और जो भी फैसला न्यायालय का होगा वो सर्वमान्य होगा। हमें उस फैसले को हम सम्मान करेंगे, जो भी फैसला न्यायालय देगी। जी ठीक है, अब सिर्फ फैसला बचा है। आपको कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है और अब सिर्फ फैसला, क्या आगे इस पर कोर्ट का फैसला है, सजा को लेकर, जुर्माने को लेकर, वो फैसला होगा। कल आपको कब जाना है कोर्ट? कल जब न्यायालय खुलेगा तब पहुंचेंगे। ठीक है, इस बीच न्यायालय खुलेगा तब पहुंचेंगे। और किसी नेता से, क्या मंत्रियों से आपकी बात हुई है कोर्ट का फैसला आने के बाद, दोषी करार दिए जाने के बाद? अभी तक हमें कोई मालूम है नहीं कि कोई फैसला हुआ है। तो आप ये तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आया हुआ है। कोर्ट का फैसला तो जब हमें मिलेगा तब हम बताएंगे इस पर। हम तो कल गए थे, कल क्या होगा क्या और नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए और अपनी बात स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने आरोपों पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का क्या कुछ कहना है। इस खास बातचीत में राकेश सचान ने कहा, कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, वे अपने आवास पर ही मौजूद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री फरार है। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, मैं अपने आवास पर ही मौजूद हूं। साथ ही ये भी बताया कि पार्टी से जुड़े हुए और अपने रेगुलर कार्यों को लेकर वे उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आरोपों पर साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि वे कोर्ट के हर फैसले को मानेंगे, कल कोर्ट भी जाएंगे। कुछ लोग हैं जो गलत और भ्रामक खबरें उनके खिलाफ फैला रहे हैं। अपनी बात स्पष्ट रूप से एबीपी गंगा के मंच पर उन्होंने रखी, कहा कि मैं कल कोर्ट फिर जाऊंगा। ये कहना कि मैं फरार हूं, मैं भाग गया हूं, ये गलत है। मैं अपने आवास पर ही मौजूद हूं। आज उन्होंने जनता दरबार भी लगाया, लोगों की बातें सुनी, उसे लेकर जो भी संबंधित हल करने के निर्देश दे सकते थे वो भी किए। ऐसे में ये कहना कि मंत्री फरार है, ये बिल्कुल गलत है। वे फिर से कोर्ट जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का ये बयान है। कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर जॉइंट सीपी कानपुर का क्या कहना है वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर, जहां मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस छापे मार रही है। महानगर पुलिस ने दारुल शफा में छापेमारी की है। दारुल शफा में अब्बास अंसारी का सरकारी आवास है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का आरोप है उन पर। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ जहां गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और अब उनकी दबिश में छापेमारी कर रही है पुलिस। अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और पुलिस अब उनकी तलाश में है। इस बाबत छापा मारा है पुलिस ने, जहां आप देख सकते हैं कि तलाश में किस तरह से जगह जगह ये छापेमारी हो रही है।
दारुल शफा में छापेमारी की गई है। दारुल शफा अब्बास अंसारी का सरकारी आवास है और इन पर आरोप है फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने का, और इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जहां ये आदेश दिया है। और विवेक हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, क्या पता चला इस छापेमारी में? अनु, देखिए, सबसे खास बात यह है कि अब्बास अंसारी फरार है और दारुल शफा में जिस आवास में वो रहते थे, जो उनको सरकारी आवास अलॉट हुआ था, वहां पर ऑलरेडी ताला लगा हुआ है। और महानगर में निशातगंज में एक अपार्टमेंट है, मेट्रो सिटी अपार्टमेंट, वहां पर भी उनका एक फ्लैट था 301 नंबर, वहां पर भी ताला लगा हुआ है। और वो फ्लैट, चूंकि इसी फ्लैट से सारा फर्जीवाड़ा हुआ था, इसी फ्लैट के पते पर वो शस्त्र लाइसेंस था इनका, जिसे उन्होंने धोखाधड़ी करके ट्रांसफर करा लिया था दिल्ली के पते पर। और उसके बाद जब जांच हुई तो एसटीएफ ने महानगर कोतवाली, चूंकि थाना क्षेत्र महानगर कोतवाली का था, तो वहां पर एफआईआर दर्ज हुई। तो महानगर वाला फ्लैट भी बंद है, वो उसे पुलिस ने सील भी कर दिया है, चस्पा कर दी है। वहां पर नोटिस, जो 82 की नोटिस होती है, यानी कुर्की की कार्रवाई के पहले की जो नोटिस होती है, जिसमें कोर्ट भगोड़ा घोषित करती है किसी व्यक्ति को, तो अब्बास अंसारी को भगोड़ा फरार घोषित करते हुए वहां नोटिस चस्पा की गई है। दारुल शफा वाले फ्लैट में भी नोटिस चस्पा की गई थी, लेकिन वो लगातार फरार चल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। मऊ में जो उनका आवास है, गाजीपुर में है, आजमगढ़ में है, तमाम पूर्वांचल के जनपदों में जहां जहां पर वो रहते हैं, उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वहां पर भी दबिश जा रही है। और ये दबिश आज नहीं, इससे पहले भी, यानी 15 दिन से, बीते 15 दिन से लगातार पड़ रही है। कोर्ट ने पहले 27 जुलाई तक का समय दिया था, उसके बाद जब पुलिस उनको अब्बास को नहीं पकड़ पाई, 27 जुलाई की मियाद खत्म हो गई, उसके बाद उसको 10 अगस्त तक की मियाद दी गई है, यानी आज 7 अगस्त है, 3 दिन सिर्फ बाकी है पुलिस के पास। और उस दौरान पुलिस के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी ये भी है कि मुहर्रम चल रहा है, तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मुहर्रम, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, जिसमें जुलूस निकलते हैं, अज़ादारी होती है, तो दोनों जो दोहरी जिम्मेदारियों के बीच में आज पुलिस ने कई दिन से दबिश की कोशिश कर रही थी, आज दबिश दी है, लेकिन वो मिला नहीं है। इसके बाद विवेक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अभी तक यहाँ कोई जानकारी इस छापेमारी के बाद भी नहीं कोई कामयाबी हाथ लग पाई है। पुलिस के हाथ मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी अभी फरार है। उधर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। 2015 में सहजनवा इलाके में आंदोलन के मामले में उन्हें कोर्ट ने 10 अगस्त तक पेश करने के आदेश जारी किए हैं। सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ ये आदेश जारी किया है। 7 जून 2015 को संजय निषाद ने सहजनवा इलाके में आंदोलन किया था और इसी को लेकर उन पर शिकंजा ये कसा गया है। संजय निषाद का ये मामला, जहां संजय निषाद के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ ये आदेश जारी किए हैं। और अब बात करेंगे गालीबाज नेता की। अपने आप को भाजपा नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी महिला से अभद्रता के बाद से लगातार फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि कल दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था, जिसमें आरोपी श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और सभी से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पुलिस श्रीकांत के कुछ करीबियों के घर भी पहुंची थी, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की 4 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का पूरा परिवार नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी को छोड़कर जा चुका है। यहाँ ये घटना ही घटी थी, वहां पर अब उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ओमेक्स सोसाइटी में जहां पे श्रीकांत त्यागी रहता था, फिलहाल उस मकान में कोई भी मौजूद नहीं है। मैं उनके मकान के बाहर ही मौजूद हूं और यहाँ पे जो परिजन थे, जो रह रहे थे कल तक, वो भी अब यहाँ पे ताला बंद करके जा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने कई सारी संगीन धाराओं पे उसके खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद से ही लगातार श्रीकांत त्यागी फरार है और श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा की 4 टीमें पुलिस की लगातार दबिश दे रही हैं। ये उसका मकान है जहां पे वो रहता था। फिलहाल अगर बात करें, पूरी तरीके से बंद है और जो परिजन यहाँ पे कल तक रह रहे थे, वो भी यहाँ से जा चुके हैं। कल नोएडा पुलिस की टीम यहाँ पे आई थी, जो परिजन रह रहे थे उनसे पूछताछ के लिए उनको यहाँ से लेकर के गई थी और पूछताछ की गई उनसे कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है, किस तरीके से वो फरार है, कहाँ गायब है, क्या परिजनों को कुछ पता है, कुछ जानकारी है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें खुद जानकारी नहीं कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है। 2 दिन बीत चुके हैं, श्रीकांत त्यागी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है और लगातार नोएडा पुलिस की टीमें कई जगह पे दबिश दे रही है। न सिर्फ नोएडा में
बल्कि गाजियाबाद, इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ के भी कई सारे स्थानों पर दबिश दी जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है। कल अगर बात की तो इसी सोसाइटी पे स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रीकांत त्यागी का बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से संबंध नहीं है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर के मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत है और उन्हीं के आदेश पर वो यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम सारे स्थानीय लोगों से यहाँ पे बातचीत भी की और साफ तौर पे कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और लगातार उसकी तलाश में नोएडा की जो पुलिस है वो कई स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है और पूछताछ कर रही है कई लोगों से, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहाँ है और किस तरीके से वो गायब है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगाया कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां पर हैं और परिजन भी अब उस सोसाइटी को छोड़कर जा चुके हैं जहां पे ये पूरी घटना हुई थी और यहां पे पूरी तरीके से उसके मकान में अब ताला लग गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नोएडा पुलिस आखिर कब तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर पाती है। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एमपी गंगा, नोएडा। और अब खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजर की लिस्ट जारी कर दी है। 40 लोगों की इस लिस्ट में अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा, अयोध्या के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ साथ कई रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल हैं। अयोध्या में सरयू के करीब वाले क्षेत्रों मांझा जमथरा को लेकर गोलाघाट में तक डूब क्षेत्र तक हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे प्राधिकरण ने इस क्षेत्र की 40 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर न सिर्फ ध्वस्त करने की बात कही बल्कि 40 ऐसे लोगों के नाम भी जारी किए जो कि जमीन की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। अयोध्या से भाजपा के सांसद लल्लू सिंह ने भी अधिकारियों और भू माफियाओं के बीच गठजोड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और SIT बनाकर जांच करने की मांग भी की थी। वहीं अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण उर्फ पवन पांडे ने प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की और दोषी अधिकारियों से लेकर भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है उनमें भवन बनाने का कोशिश नहीं करें। था भी वहाँ पर गौरापट्टी, ताराजीपुरम, रजौली में गया था और जब मैंने आवाज उठाई उसके बाद लोगों ने चिट्ठी लिखना दौड़ना शुरू किया। सैकड़ों परिवार वहाँ पर मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों के हैं, प्लाट लिया है। जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका मकान उन्होंने प्लाट लिया है, घर बनाया है। आप सोचिए जो सैनिक देश पर सीमा पर खड़ा होकर दिन रात इस देश की सेवा करता है, उसकी बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।